very good afternoon to all my students. So in this video, we'll be discussing about the offense of rape given under section 63 of Bharatiya Nyaya Sanhita. So let's delve deep down into the provision 63 which talks about rape. So it starts with, you can pen it down, it's a very important topic for CLAT 2025. So first of all, it starts with the line, a man is said to commit rape. So as per this first line, we can easily interpret that only men can commit rape. Only man is capable of committing rape as per section 63 of Bharatiya Nyaya Sanhita. So a man is said to commit rape if he penetrates his penis into the vagina, urethra, mouth or anus to any extent. अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पुरुष अपना पीनस पेनिट्रेट करता है टू एनी एक्सटेंट इनटू द वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस और माउथ ऑफ अ वुमन और मेक्स हर टू डू सो विथ हिम और विथ एनी अनदर पर्सन, या तो वो खुद पेनिट्रेट करता है या वो कॉज करता है उस महिला को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करने के लिए, दोनों कंडीशन में अ मैन इज सेड टू कमिट रेप। सेकंड कैटेगरी क्या कह रही है? इंसर्शन के बारे में बात कर रही है। If a man inserts any object or any other part of male human body not being penis into the vagina, urethra or anus of a woman, मतलब कि अगर कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑब्जेक्ट, नॉट नेसेसरीली पीनस के अलावा, फर्स्ट कैटेगरी में हमने देखा पेनिट्रेशन ऑफ पीनस, सेकंड कैटेगरी में हम क्या देख रहे हैं कि नॉट ओनली पीनस, अगर मैन पेनिट्रेशन इंसर्ट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी अदर बॉडी पार्ट ऑफ अ मेल ह्यूमन बीइंग इनटू द वेजाइना, यूरेथ्रा और एनस ऑफ वुमेन, देन अगेन ही कैन बी हेल्ड लायबल फॉर रेप. This act will constitute rape. So we have seen two categories as of now. First is penetration, second is insertion. Now let's move on to third category, which talks about if a man manipulates any part of a women body in order to cause penetration into the vagina, urethra or anus of women or makes her to do so with him or with any another person. अगर manipulate करता है कोई body part women का, men, in order to cause penetration, it will also constitute rape. Fourth is last category, which says that if a man applies his mouth on vagina, urethra or anus of a woman, it will also constitute rape. So far we have seen four categories जिनके अंदर में men can be held liable for the offense of rape under section 63 of Bharatiya Nyaya Sanhita. First one was penetration, second is insertion, third is manipulation and fourth is application. So we can remember it for a longer period of time with the help of an acronym. आप vagina, urethra, माउथ और एनस को वूमा करके आप याद कर सकते हैं. यू कैन राइट डाउन, यू कैन राइट इट इन ब्रैकेट VUMA. और चार कैटेगरी के जो पहला वर्ड जहां से वो स्टार्ट हो रहा है उसका आप लिख सकते हो PIMA. So these are the two acronyms with the help of which you can remember these categories for a longer period of time: penetration, insertion, manipulation and application. Let's move further. इसके आगे हमको 7 सर्कमस्टेंसेस दिए हैं जिनके अंडर अगर ये 4 एक्ट फॉल करेंगे तभी वो रेप कहलाए. फर्स्ट इज अगेंस्ट हर विल. अगेंस्ट हर विल मींस या वुमेन के बारे में बात हो रही है. अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स उसके विल के विदाउट हुआ है देन इट विल कॉन्स्टिट्यूट रेप. सेकंड इज विदाउट हर कंसेंट. उसकी स्वेच्छा या उसकी स्वीकृति, अगर दोनों चीजें ही नहीं है या दोनों में से एक भी नहीं है, इट विल अमाउंट टू रेप. अगर कोई व्यक्ति महिला की स्वेच्छा या स्वीकृति के बिना, विदाउट कंसेंट और विदाउट हर विल सेक्सुअल एक्ट कमिट करता है उसके ऊपर, इट विल अमाउंट टू रेप. थर्ड क्या कह रहा है? विथ हर कंसेंट बट हर कंसेंट वाज बीइंग ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर इन द सिचुएशन ऑफ फियर और डेथ. अगर कोई व्यक्ति डरा धमका करके कंसेंट ले रहा है, लेट्स से A मैन B विमेन को कहता है कि आई विल शूट यू, अगर तुमने तुम्हारा कंसेंट नहीं दिया या विलिंगली तुम सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व नहीं हुए, या तुम्हारे बच्चे को या तुम्हारे किसी भी व्यक्ति को जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो उसको हम जान से मार देंगे, उसको हम हर्ट कॉज कर देंगे. इस डर की वजह से अगर महिला अपनी कंसेंट देती है तो उस कंसेंट का कोई मतलब नहीं है, वो इनएडमिसिबल कंसेंट होगा. व्हाई? बिकॉज दैट कंसेंट इज नॉट फ्री कंसेंट. वी आर ऑलरेडी थ्रू विद द डिफरेंस बिटवीन कंसेंट एंड फ्री कंसेंट जो हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14. तो इस कंसेंट का कोई मान्य नहीं है, ये कंसेंट इनएडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. आगे क्या कह रहा है? विद हर कंसेंट. लेकिन कंसेंट कैसे लिया गया है? महिला ने कंसेंट क्या सोच करके दिया है कि जिस व्यक्ति के साथ मैं सेक्सुअल एक्ट में इंगेज हो रही हूं वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि वो व्यक्ति है जो कि मेरा पति है, जिससे मैं लॉफुली मैरिड हूं. अब ये कैसे हो सकता है? महिला अपनी कंसेंट देने के पहले व्यक्ति को देखेगी तो सही कि मेरा पति है या नहीं है. लेकिन क्या हुआ अगर कोई वो व्यक्ति बहरूपिया है या इम्पोस्टर है या अंधेरे में घुस के आ गया है विद एन इंटेंशन टू कमिट रेप. तो देयर कैन बी मेनी सर्कमस्टेंसेस. ऐसे लैंडमार्क केसेस प्रीवियसली हुए हैं
इसकी वजह से ये प्रोविजन आया है। फोर्थ सर्कमस्टेंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ सर्कमस्टेंस, विथ हर कंसेंट। अब यहाँ पर भी विथ हर कंसेंट है, बट व्हेन हर कंसेंट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग एनी स्टुपिफाइंग और अनहोलसम सब्सटेंस इन हर ड्रिंक और इन हर फूड बाय पर्सनली और थ्रू अनदर। मतलब let's assume an example, a girl being recently promoted in her office wanted to throw a party for her friends। वो लड़की 3-4 अपने दोस्तों को लेकर के जाती है, उसमें जो एक फ्रेंड होता है उसका मेंसेरिया होता है, he wanted to commit rape upon that particular girl। तो वो क्या करता है, एक स्टुपिफाइंग सब्सटेंस या अनहोलसम सब्सटेंस ड्रिंक में मिला दे। अब व्हाट इज स्टुपिफाइंग सब्सटेंस और अनहोलसम सब्सटेंस? मींस एनी ड्रग और एनी सब्सटेंस which is bad for human well-being, or any substance which makes you fall past of your scrutiny, which makes you incapable of understanding the nature of act, whether it is right or wrong or contrary to law। अब यहाँ पे महिला की जो कैपेबिलिटी है, अब वो इतनी रैशनल नहीं बची कि वो डिफरेंशिएट कर पाएगी कि वो जो एक्ट कर रही है वो उसके लिए सही है या गलत है। तो वो ड्रिंक कंज्यूम करने के बाद इनवॉलेंटरीली, अब लड़का क्या कहता है कि ये ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक है, और वो सॉफ्ट ड्रिंक बोल करके उसको पिला देता है, जबकि वो लिकर में उसने मिलाया हुआ स्टुपिफाइंग सब्सटेंस। या तो खुद दे रहा है या वेटर के थ्रू दे रहा है, दोनों में भी लायबल। और उसके बाद अगर वो सेक्सुअल एक्ट करता है उसके साथ, ऑल्दो ड्रिंक के बाद महिला ने अपना कंसेंट, अपनी स्वीकृति, अपनी स्वेच्छा, अपनी मर्जी दी है, बट स्टिल मर्जी किस स्टेट में दी है? इन स्टेट ऑफ इंटॉक्स। सो द पर्सन विल बी हेल्ड लायबल फॉर रेप। आगे क्या कह रहा है? व्हेन अ वुमन इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, महिला केपेबल ही नहीं है अपने कंसेंट देने का। ऐसे कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, दैट वुमेन इज इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, और द वुमेन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, और द वुमेन इज इन कोमा, और शी इज अनकॉन्शियस। इन सारी सिचुएशंस में वुमेन इज नॉट केपेबल ऑफ गिविंग हर कंसेंट। आगे वाले सर्कमस्टेंस पे हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अब कंसेंट है या नहीं है, विथ और विदाउट कंसेंट, इफ शी इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल से नीचे की कम की लड़की भले ही अपनी कंसेंट के साथ सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व होती है, बट स्टिल लॉ क्या कहेगा कि she was incapable of giving consent, she was not mature enough to give her consent because she was underage, she was under 18 years of age, then the person can be held liable for rape। Now let's see explanation। explanation क्या कह रहा है? explanation कह रहा है कि for the purpose of this section, vagina shall include labia majora। So labia majora is a technical term in biology, it's a jargon which means commonly we can understand this major lips। You can write down in bracket major lips, labia majora means major lips। second explanation क्या कह रहा है? consent। अब भाई consent बार बार आ रहा है, consent is nowhere defined in IPC। 511 सेक्शन में आईपीसी में डिफाइन कहीं भी नहीं है कंसेंट क्या होता है, लेकिन रेप के एक्सप्लेनेशन में दिया है कंसेंट। कंसेंट इज अनइक्विवोकल वॉलंटरी अग्रीमेंट, जहां पे कंसेंट या तो आप वर्बली दे रहे हो या नॉन वर्बली दे रहे हो, जेस्चर्स के थ्रू दे रहे हो, इस तरह से आप कंसेंट दे सकते हो। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आप लिख लीजिए स्टार बना करके, जिस पर क्वेश्चन बन सकता है। जस्ट बिकॉज महिला रेजिस्ट नहीं कर रही है, महिला उस आदमी को रोक नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि महिला की इच्छा है सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व होने। अगर महिला रेजिस्टेंस नहीं शो कर रही है, महिला उस व्यक्ति को रोक नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी कंसेंट के साथ उसका पूरा विलिंगनेस है सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व होने का। हो सकता है वो महिला इनकेपेबल है रोकने, हो सकता है वो महिला ट्राई ही नहीं कर रही। तो देयर कैन बी मेनी इंस्टेंसेस, बट ये आप स्टार बना करके लिख लीजिए। इफ अ वुमन इज नॉट रेजिस्टिंग टू द सेक्सुअल एक्ट डज नॉट मीन दैट शी हैज गिवन हर कंसेंट फॉर द स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट। That's it. Now let's talk about the two exception। पहला एक्सेप्शन क्या कह रहा है? मेडिकल इंटरवेंशन shall not constitute rape। फॉर एग्जाम्पल, एक लेडी है, उसको ओवरी या ब्रेस्ट कैंसर है। अब एंडोस्कोपी के लिए डॉक्टर को कोई ऑब्जेक्ट अंदर डालना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव अ क्लियर व्यू ऑफ द इनसाइड बॉडी, ताकि वो ऑपरेट अपॉन कर पाएगा एफिशिएंटली, एक्यूरेटली। तो यहाँ पे जो सेकंड कैटेगरी हमने पढ़ी है कि इंसर्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो इस हिसाब से तो कॉन्स्टिट्यूट होगा रेप, इसलिए इन्होंने एक्सेप्शन दिया कि अगर कोई सर्जन कोई ऑब्जेक्ट आपके अंदर में डाल रहा है तो इधर मोटिव रेप करने का नहीं है, हियर मोटिव इज टू क्योर, इसलिए इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप। सेकंड एक्सेप्शन क्या कह रहा है? अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और वाइफ अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज है, देन ऑल्सो इट विल अमाउंट टू रेप। मतलब पति अपनी पत्नी के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकता है अगर वो अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज है। दैट्स इट। ये था सेक्शन 63 भारतीय न्याय संहिता का। जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ा, एक्सप्लेनेशन देखा, एक्सेप्शन देखा, इलस्ट्रेशन देखा, तो सर डेफिनेशन, पनिशमेंट, एक्सेप्शन, एक्सप्लेनेशन यही दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आईपीसी भारतीय न्याय संहिता इज अ सब्सटेंटिव लॉ, सीआरपीसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इज प्रोसीजरल लॉ। व्हाई? बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर।
रेप हो गया, अब विटनेस कैसे आएंगे? क्या ये पूरा प्रोसीजर वीडियोग्राफ होगा? कोर्ट में लेडी जज बैठेगी या मेल जज बैठेगा? ये इतनी मेडिकल एक्सपेंसेस कौन देगा? तो इट इज द प्रोसीजर आईपीसी नहीं बात करेगा, भारतीय न्याय संहिता नहीं बात करेगा। भारतीय न्याय संहिता सिर्फ ये बताएगा क्या ये एक्ट रेप है या नहीं है, इसकी पनिशमेंट कितनी है, इसका एक्सप्लेनेशन और क्या है, इसमें कोई टेक्निकल टर्म आया तो उसका मीनिंग क्या है। तो आई होप यू अंडरस्टूड Section 63 of Bharatiya Nyaya Sanhita, which talks about rape and also the difference between substantive and procedural law. So thank you so much. See you in next video.